नमस्कार दोस्तों, प्रजापति क्लासेज में आपका स्वागत है। मास्टर वीडियो पार्ट 3। आज मेरा टॉपिक है राष्ट्रपति। और उससे पहले मैंने आपको व्यवस्थापिका हमारी पूरी हो चुकी है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, संसद आती है। और आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, भारत का महान्यायवादी आता है। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति होता है। अब राष्ट्रपति के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। ठीक है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 53 में कहा गया है। राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है? पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जो सभी चुनाव में लगभग होती है वही है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ पर ये गौर करने बात है कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी जो लोकसभा के सदस्य की जो योग्यता होती है वह पूरी करता हुआ होना चाहिए। चौथी योग्यता है किसी भी सरकार द्वारा लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। राष्ट्रपति भारतीय संसद या राज्यों के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये बात याद रखने योग्य है कि राष्ट्रपति भारतीय संसद, यानी भारतीय संसद का मतलब क्या है? लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्यों के विधानमंडल, यानी विधानमंडल यानी विधानसभा, विधान परिषद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है। ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। किस आधार पर होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर। अब अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या चीज है इसके बारे में देखिए। अप्रत्यक्ष, एक तो था प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी प्रत्यक्ष चुनाव कराना। जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। कैसे होते हैं सर? कि जनता उनको चुनती है, जैसे सांसदों को जनता चुनती है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष चुनाव है, राष्ट्रपति को जनता नहीं चुनती। जनता के जो चुने हुए हैं सांसद है वो उनको चुनते हैं। जैसे संसद के दोनों सदन, अब दोनों सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा के कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी यहाँ पर क्या मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, पहली बात। दूसरी, राज्य विधानमंडलों तथा 17वें संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर भी क्या करता है कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। अब अगला, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये क्या चीज है सर? तो इसके बारे में जानकारी। संसद तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, कौन है? संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष मत पद्धति के अनुसार होगा, जिसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय पद्धति कहा जाता है। इसमें एक न्यूनतम कोटा है। जो न्यूनतम कोटा प्राप्त करता है जो व्यक्ति, वही राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है। कैसे सर? न्यूनतम कोटा कैसे होता है? यानी न्यूनतम कोटा बराबर दिए गए वैध मतों की संख्या, ऊपर वैध मतों की संख्या है कि दिए गए, बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। ठीक है, प्लस कितने? 1। आपकी किताब में 1000 दिए हुए हैं, वो गलत है, यहाँ पर +1 होगा। ठीक है,
अब आगे राष्ट्रपति की पदच्युति की पद्धति, यानी राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना, तो ये आपको पता है 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। किंतु अनुच्छेद 61 के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत, 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे पदच्युत किया जा सकता है या पद से हटाया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, 61 के तहत। किस पद्धति के तहत, महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। सदन में प्रस्ताव प्राप्त होने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा। यानी 14 दिन पूर्व उनको सूचना दी जानी चाहिए। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ महाभियोग लाते हैं, उसी प्रकार इनके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है और उनको 14 दिन पहले सूचित किया जाता है कि आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। और यदि अभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए तो उसके उपरांत प्रस्ताव द्वितीय सदन को भेज दिया जाता है। ठीक है। यदि इस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं और दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो प्रस्ताव स्वीकृत होने की तिथि से राष्ट्रपति पद से हटाया या पदच्युत समझा जाएगा। यानी उसी दिन से क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हट जाएगा। राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। कैसे, एक तो सामान्यकालीन शक्तियां, यानी एक तो सामान्य दौर में जिसे सामान्य तरीके से चलता है वो सामान्यकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास। एक होता है जब राष्ट्र संकट में आता है तब संकटकालीन शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो सामान्यकालीन शक्तियों में क्या क्या चीज आती है कि सामान्यकालीन शक्तियों में संविधान के द्वारा सामान्य काल में राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्रदान की गई है उनका अध्ययन 5 शीर्षकों के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। कैसे, पहला है कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार समय या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। ठीक है, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। इसमें पॉइंट है, 4 पॉइंट है। महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति। राष्ट्रपति भारत संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तथा विदेशों में राजदूत आदि। दूसरी है शासन संचालन संबंधी शक्ति। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। अगला है वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। तो विदेशों से संधियां और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। अगर हमारा पीएम जाता है, जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी है, वो विदेश में जाता है तो उसके नाम से विदेश संधि नहीं होगी, हमारे राष्ट्रपति के नाम से संधि की जाती है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो हमारे रामनाथ कोविंद। अगला है सैनिक क्षेत्र में शक्ति। राष्ट्रपति सैनिक क्षेत्र में शक्ति। राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति है, किंतु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। भारतीय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। ये बहुत बढ़िया बात बताई गई है इसमें। ठीक है, अगला हमारा दूसरा है विधायी शक्ति है राष्ट्रपति के पास। वो कौन कौन सी है। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान तो है ही, उसे भारतीय संसद का भी अभिन्न अंग माना गया है।
तो विधायी क्षेत्र का प्रशासन, विधायी क्षेत्र का प्रशासन वह संसद के अधिवेशन बुलाता है और अधिवेशन समाप्त की घोषणा करता है। वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसके निश्चित काल से पूर्व भी भंग कर सकता है। अब तक ऐसा 9 बार कार्य हो चुका है, यानी लोकसभा को 9 बार भंग किया जा चुका है। उसके द्वारा अन्य अवसरों पर भी, यानी विशेष सत्र भी वह बुला सकता है। बैठकों में भाषण देने का कार्य किया जा सकता है। राष्ट्रपति के भाषणों में शासन की सामान्य नीति की घोषणा की जाती है। और संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। ठीक है। सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, जिसका मैंने राज्यसभा वक्त कर दिया है आपको। वह लोकसभा में भी 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, लेकिन वर्तमान में यह हटा दिया गया है। अब विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग, विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। यदि वह विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृत देना ही होगा। ये विधेयक जो है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। तो जिस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा हो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, लेकिन ध्यान रहे 6 सप्ताह तक ही लागू रहेगा। अगर संसद चाहे तो उसका द्वारा इस अवधि से पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है या बढ़ाया भी जा सकता है। अब राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्ति कौन कौन सी है, इसके बारे में जानकारी। उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक, उसकी यानी राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। यानी अगर आपको धन विधेयक या अनुदान मांगे स्वीकार करवानी है तो पहले राष्ट्रपति से क्या लेनी होगी, आज्ञा लेनी होगी। ठीक है। अब न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियां भी होती है। न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी है? वह उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय की कार्य व्यवस्था से संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति क्षमादान की प्राप्त है, यानी वो किसी भी कैदी को क्षमादान दे सकता है, लेकिन उसके भी नियम हैं। ऐसे नहीं कर किसी को कर सकता है, कम भी कर सकता है उसकी सजा को। ठीक है। अब संकटकालीन अधिकार, संकटकालीन शक्तियां कौन कौन सी है उसके पास, इसके बारे में जानकारी। संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। वर्तमान में कौन कौन सी शक्तियां हैं? ये है युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शांति व्यवस्था नष्ट होने का भय है तो वह इसको लागू कर सकता है। ठीक है। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद वर्तमान समय में इस संबंध में यह व्यवस्था है कि प्रथम अब इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह तथा अथवा इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता है। यानी आंतरिक अशांति के नाम पर आप आपातकाल घोषित नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी के समय इन्होंने गलत प्रयोग किया, जिसके कारण उसके बाद जो सरकार आई उन्होंने इसमें संशोधन कर दिया। द्वितीय क्या है? राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। यानी आपातकाल ऐसे ही लागू नहीं होगा कि प्रधानमंत्री ने कहा और मान्य हो गया, नहीं, मंत्रिमंडल कहेगा, लिखित रूप में लिख कर देगा ना, तभी राष्ट्रपति इसको परामर्श देने के बाद ही इसको घोषित करेगा। तृतीय बात यह है, यानी तीसरी बात, घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत, पृथक संसद के दोनों सदनों के कुल बहुमत, एक उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी
और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। चौथी बात क्या है? चौथी बात यह है कि लोकसभा में उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था जो है वो क्या व्यवस्था कर रखी है, इसके बारे में जानकारी। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो उस राज्य के लिए संकट काल की घोषणा कर सकता है। यानी अगर राज्य में संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, राज्य से सत्ता हस्तांतरित किया जा सकता है। संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं रहेगी। अब तीसरी क्या है? वित्तीय संकट उद्घोषणा। वित्तीय संकट क्या होता है? वित्तीय संकट में किस प्रकार से उद्बोधन किया गया है, संविधान में क्या उल्लेख है? तो अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। धन्यवाद।